हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के टॉपिक में लाइट चैप्टर हम कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। जो भी छोटे मोटे डाउट्स बच्चों को आते हैं वो सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो ये फाइनल स्टडी तौर पे आप समझ सकते हो और ये फाइनल स्टडी से आप पूरा लाइट चैप्टर इजीली क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन में आगे आने वाले हैं, तो वो मिस ना हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें लाइट चैप्टर में, डेट इज लॉज ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at a point of incident on the reflecting surface, okay, are lies in the same plane। तो ओरली हम ये लॉ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे लॉ जो है, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी, एंड दिस इज व्हाट अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें एरो देना मत भूलिएगा अगर आप फिगर बनाते हो तो, और इसको नीचे से शेड करना मत भूलिएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। सेकंड क्या होगा इसमें, सेकंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी नॉर्मल के साथ बनता है। ये बातें आपको याद में रखना है। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सेकंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये दो लॉ अच्छी तरीके से रिकॉल कर लीजिएगा और छोटी एरो देना मत भूलिएगा अगर इनकेस फिगर ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट आता है इसमें प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर की बात करेंगे हम। अब इस प्लेन मिरर की आपको चार प्रॉपर्टीज याद में रखना है। ओके, ये चारों प्रॉपर्टी हम रिकॉल कर लेते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो रहेगा मिरर से और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा मिरर से, दोनों डिस्टेंसेस फ्रॉम मिरर सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, जो भी इमेज फॉर्म होगी, वॉट एवर द इमेज फॉर्म, ओके, किसकी, ऑब्जेक्ट की, मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट शोज, ओके, प्लेन मिरर में कभी भी लैटरल इन्वर्शन शो होता है, ध्यान में रखें। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्शन। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से लिख कर रख लेना है फॉर प्लेन मिरर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेरिकल मिरर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेरिकल मिरर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेरिकल मिरर, क्योंकि नियरली 30-40% चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो स्पेरिकल मिरर को शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं हम। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के रहते हैं। पहला रहेगा व्हाट, कॉनकेव, एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ओके, अब देखिए इसका डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज आइदर कॉनकेव इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर की तरफ रहेगा तो कॉनकेव हो जाएगा, बाहर की तरफ रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट डेफिनेशन, ध्यान में रखिएगा। तो स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन हो गया स्पेरिकल मिरर। ओके, और कॉनकेव क्या रहेगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रहेगा, इनवर्ड, और इसका रहेगा आउटवर्ड। ओके, उसके बाद देखिए अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उसका जो सेंटर रहेगा, जैसे फिगर बना लेते हैं हम। जैसे ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, इसको शेड कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो सेंटर पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज पोल पी। ओके, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इज कॉल्ड एज अ पोल। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हुआ इसमें, जैसे ये कॉनकेव हो गया तो कॉन्वेक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉनकेव। तो इस कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बता रहा है उसमें इनवर्ड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में से लर्न करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजिंग टाइप डेफिनेशन है। तो जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं दोनों के लिए एक वर्ड का डिफरेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो डेफिनेशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर
किसके लिए, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स के लिए। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए स्पेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव बोलो या तो कॉन्वेक्स बोलो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किसका पार्ट रहता है, स्पीयर का, ओके। और स्पीयर में क्या रहता है, रेडियस भी रहती है, सेंटर भी रहती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे हम, a spherical mirror which is a part of sphere has radius, it is called as radius of curvature of what, spherical mirror। अगर कॉनकेव के लिए पूछा है तो कॉनकेव लिख दीजिए, कॉन्वेक्स पूछा है तो कॉन्वेक्स लिख दीजिए, ओके। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी हम ऐसी ही डेफिनेशन बनाएंगे, a spherical mirror which is a part of sphere has a center, this point is called as center of curvature of स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव बोला तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर लिख लीजिए, कॉन्वेक्स बोला है तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर बोल दीजिए, ओके। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल पी, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पी से जो इमेजिनरी लाइन पास हुई दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर में, ओके। अब क्या होता है जब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, ओके। तो देखिए इसमें वॉट एवर बी द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है, ओके, कन्वर्जिंग। सो दिस टाइप ऑफ लेंस, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर, ओके। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी कॉनकेव मिरर में से, वो अंदर की तरफ मिटती है, ओके। इसको बोलेंगे हम कि ये टाइप के जो मिरर रहते हैं कन्वर्जिंग मिरर रहते हैं, ओके, क्योंकि लाइट को अंदर की तरफ मोड़ता है, ठीक है। और यहाँ जो रहेगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, ओके, इट moves away, okay, moves away, so such type of mirror is said to be diverging, okay, क्योंकि लाइट को बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए ये आपको याद में रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद में रखना है आपको। फोकस कभी भी क्या रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ सी और पी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। एफ इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी, और डिस्टेंस बिटवीन एफ और पी क्या रहेगा, फोकल लेंथ एफ, ओके। और एक चीज ध्यान में रखना है इसमें, कॉनकेव मिरर में पोजीशन ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, सी टू एफ जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, ओके। कॉनकेव मिरर में आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ फॉर फोकल लेंथ एंड एफ फॉर फोकस, ओके, ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। तो यहाँ जो दो डिस्टेंसेस आएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए आर इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव जब न्यूमेरिकल की बात आएगी। तो फोकल लेंथ भी देखिए लेफ्ट साइड में, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो कॉनकेव मिरर में फोकस लेफ्ट हैंड साइड, रेडियस लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स की बारी है, देखिए कॉन्वेक्स में जो फोकस है वो राइट हैंड साइड में रहेगा, ओके, इट इज इन द राइट हैंड साइड। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी, वो भी राइट हैंड साइड में रहेगी। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड व्हाट, पोल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो स्मॉल एफ है फोकल लेंथ होगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर माइंड में रखता है हम, तो आर एफ क्या होगा, एफ इज अ पॉजिटिव, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कभी भी जो भी अगर न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ से रिलेटेड वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू को हमें प्लस लिखना है। साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी राइट साइड में रहेगा, इसकी भी वैल्यू हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन का भी थोड़ा पार्ट मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इमेज फॉर्मेशन मतलब रे डायग्राम्स की बात कर रहे हैं हम, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, लेकिन
इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम बनाने से पहले आपको रूल्स याद में आना चाहिए। ओके, कि क्या कौन से रूल हम अप्लाई करेंगे जिससे कि रे डायग्राम बन जाएंगे। तो देखिए रूल नंबर 1, पहले हम रूल लिखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए और फिर लिखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके यहाँ सी और एफ मेंशन कर लेते हैं हम, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस टू द फोकस। ओके, पासेस टू द फोकस। तो ये रूल नंबर 1 है कॉनिकेव मिरर के लिए। ओके, और या कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट after reflection appear to pass through focus, sorry appear to come from focus बोलेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस से। इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ सी का पोजीशन हमें मिल जाएगा, दिस इज पोल पी, दिस इज पोल पी। तो ये फर्स्ट रूल याद में रखिएगा विच इज यूज टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसी का जस्ट अपोजिट रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, फोकस में से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। ओके, दिस इज रूल नंबर 2। यहां भी वैसे सेम रूल अप्लाई होगा। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, if a ray of light coming from the object appear to pass through focus, देखो ऐसे लग रहा है कि फोकस में से पास हो रही है लेकिन एक्चुअली पास होती नहीं है। यहां से जब देखोगे ऐसे लगेगा ये रे फोकस में से पास हो रही है लेकिन एक्चुअली पास ये होती नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। देखिए बार बार मैं एरोस बता रहा हूं तो एरोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या रे डायग्राम्स के लिए या तो रूल्स के लिए। ओके, तो एरोस देना मत भूलिएगा, ध्यान में रखिए। तो रूल नंबर ये था 2। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से अगर सी से पास हो रही है, सी से पास हो रही है, ओके, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वापस जाएगी ऑन द सेम वे। ओके, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ray of light after a reflection when a ray of light coming from the object if it is passes through center of curvature। इसमें भी वैसे ही होगा कॉन्वेक्स में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है एंड इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। ओके, तो होप्स हो कि रूल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं रे डायग्राम्स की बारी। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप बच्चों को थोड़ा नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहां हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पहला रहेगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी पे अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इमेज का फॉर्म होगा फोकस पे। इट्स सो इजी, सबसे इजी रे डायग्राम है। ओके, कॉनकेव की बात कर रहे हैं, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव। ओके, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 6 केसेस है, टोटल कितने केसेस है, 6 रे डायग्राम्स है इसमें, 6 रे डायग्राम्स। ओके, इसकी बात करें हम तो उसमें पहला जो रे डायग्राम बनेगा उसके लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रहेगा। आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं, सिंपल सा फिगर है। ओके, ऑल रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस। तो हर एक रे डायग्राम बनाते वक्त आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद 4 पॉइंट लिखने हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज एंड लास्ट में लिखना है नेचर ऑफ इमेज। तो ये बड़ा इंप्रेसिव रहता है, ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट इज आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड के लिए देखते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो अब उसको क्लोज ला लेते हैं। क्लोज ला लेते हैं मतलब कैसे, जैसे ये मिरर हो गया, ठीक है, दिस इज अ मिरर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ओके, इसका ये सरफेस हो गया बैक वाला, अब ये हो गया फोकस एफ और एग्जैक्टली ओके डबल डिस्टेंस सी के लिए लेंगे। अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला हमने जो लिया है केस, इट इज एट इंफिनिटी के लिए लिया। सेकंड बिहाइंड और बियॉन्ड सी लेते केस नंबर 2। और रे डायग्राम नंबर 2 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का आएगी सी के पीछे में रहेगी, ध्यान में रखिएगा। ये सी है तो ये ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे यहाँ। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी।
तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस, ये रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हेन passes थ्रू फोकस, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें रेज बनाना जरूरी है। देखिए ये इंसिडेंट रे है एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ भी एरो दिया है मैंने, यहाँ भी एरो दिया है, लेकिन यहाँ भी एरो दे सकते हैं आप। तो देखिए जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा रिफ्लेक्टेड रेज का, वही इमेज फॉर्म होगी। एक हमें परपेंडिकुलर लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। ओके, दिस इज व्हाट ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट द इमेज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जैसे सी तक, अप टू सी, इंफिनिटी से लेके सी तक, ओके, सी तक मतलब नॉट ऑन सी, सिर्फ 2 केसेस, इंफिनिटी एंड बियॉन्ड सी के लिए जो इमेज बनेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा रहेगा। एट सी जो रहेगा, एट सी जो रहेगा, ओके, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का साइज रहेगा। वो है केस नंबर 3। या हमने केस नंबर 2 लिखा, अब 3 देखते हैं। एट सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रहता है तो इमेज का फॉर्म होगी। इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस रे डायग्राम को बनाना इतना आसान नहीं, कितने भी प्रिकॉशन लेके रूल यूज करके अगर बना लेते हैं रे डायग्राम, तो जो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एग्जैक्टली सी के नीचे नहीं आता है बच्चों का। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है हमारे पास। तो देखिए सिंपल सा मिरर बना लिया हमने, ओके, कॉन्केव मिरर। ये ट्रिक आपको सीखना है ताकि आपका रे डायग्राम में टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज पोल, दिस इज व्हाट एफ। देखिए मैं अंदाजा ये डिस्टेंसेस ले रहा हूँ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी पी। तो मैंने किस चीज की बात की, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी। ओके, तो हमें करना क्या है, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ओके, और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब क्या होता है कि एट सी के लिए इमेज जो फॉर्म होती है वो भी सी पर ही फॉर्म होती है। ध्यान में रखिएगा, इमेज भी यही फॉर्म होगी, दिस इज द इमेज। और उसका जो साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, वो दोनों सेम रहता है। दिस इज व्हाट ए डैश एंड दिस वन इज बी डैश। तो साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है केस नंबर 3 के लिए, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो यह रूल हम पहले ही दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का ये हाइट बना लेंगे, उसके बाद रूल्स अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो यहाँ दिक्कत क्या नहीं होगी आप बच्चों को कि ये जो डिस्टेंसेस है इधर उधर नहीं जाएगी, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ कर लेना पड़ेगा। इस तरीके एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी एट सी जहाँ की ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो केस नंबर 3 में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज भी सी पे फॉर्म होगी। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, तो ये केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 में देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो क्या इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो देखते हैं इसके लिए रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे। दिस इज व्हाट मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज एफ एंड दिस वन इज सी। नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस बिटवीन सी एंड एफ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ओके, तो इमेज का फॉर्म होगी। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे ओके बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जो उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर से पास आते जाएगा इमेज यहाँ मिरर से दूर जाएगी। ओके, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब सी से इधर आ जाता है राइट हैंड साइड में, तो ध्यान में रखिएगा वहां इमेज का साइज जो है एनलार्ज रहेगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी और पी के बीच में कहीं भी रखेंगे हम, तो वहां जो साइज ऑफ इमेज बनेगा एनलार्ज बनेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको याद में रखना है। नेक्स्ट 4th है बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो यहाँ जो रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिए, रूल अप्लाई करेंगे हम। तो ये पहला रूल अप्लाई कर दिया, उसके बाद फोकस से पास हो रही है रे और इंटरसेक्ट। देखिए जो इमेज बन रही है इस साइड बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। ओके, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बियॉन्ड सी, और इसका जो साइज ऑफ इमेज रहेगा इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यह 4 चीजें फिर से हमें याद में रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज,
साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो होप सो कि क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ केस में हमें क्या करना है, फिफ्थ केस, ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहाँ रहेगा, एट एफ रहेगा, फोकस पे रहेगा। ओके, तो ये जो केस है, ये फर्स्ट केस जो हमने किया था कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट एफ। अब यहां जस्ट उल्टा हो गया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एफ पे है और इमेज का फॉर्म होगी इंफिनिटी पे, और उसका साइज क्या रहेगा, हाईली एनलार्ज। ओके, तो यहां भी रूल अप्लाई करके आप इमेज का पोजीशन पता कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। जैसे इस केस के लिए क्या करेंगे, दिस इज द मिरर, okay, this is principal axis, this is P, this is F and this one is C। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है, फोकस पे है। ओके, फोकस दिस इज। अब लेकिन और एक चीज ध्यान में रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास में लाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट का साइज आपको छोटा छोटा लेना है। ओके, ध्यान में रखिएगा, इनिशियली जो लिया था बियॉन्ड सी, उससे थोड़ा छोटा साइज लीजिए, आपका जो रे डायग्राम है परफेक्ट बनेगा। ओके, और कभी भी एफ एग्जैक्टली सी और पी के बीच में होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, ओके, ये लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी ये। ओके, उसके बाद रूल नंबर हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हाँ, तो यार रूल नंबर हम थर्ड यूज कर लेते हैं। इस ये रे ऑफ लाइट है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ओके, पासेस टू सी, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जो आगे बढ़ता जा रहा है रेस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, बहुत इनफाइनाइट पोजीशन पे चले जाएगा। तो यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, वो हाईली इनलार्ज रहती है, ध्यान में रखिएगा। तो फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, ओके, इमेज का फॉर्म होती है एट इंफिनिटी, साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाईली एनलार्ज। ओके, और नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो केस नंबर 1 2 3 4 5 हमने देख चुके हैं। इट्स ओके, तो आपको ये याद रखना है, कॉनकेव मिरर के लिए केस नंबर 1 2 5 नेचर क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब केस नंबर 6 की बात आती है, तो देखते हैं केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 में क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। केस नंबर 6 में क्या कहा गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, बिटवीन व्हाट, एफ एंड पी। दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो यहां इस केस को आपको अच्छी तरीके से ध्यान देके रे डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल पी, ये हो गया हमारा फोकस। ओके, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा है, एट एफ है, ध्यान में रखिए ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिनोटेड बाय ए बी। ओके, अब यहां देखिए इस केस में, सिर्फ केस नंबर 6 फॉर कॉनकेव मिरर, जो नेचर ऑफ इमेज रहता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसके पहले केस नंबर 1 to 5 में नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था, और वो जो इमेज फॉर्म हो रही थी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो केस नंबर 6 में जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन एफ और पी के बीच में रहेगा तो इमेज का फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर, ध्यान में रखिएगा, इमेज का फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1, a ray of light coming from the object parallel to the principal axis, okay, it passes to focus। ये रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया है। सेकंड रूल क्या कहता है, ध्यान में रखिएगा कि इफ अ रे ऑफ लाइट, चलिए थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर सी से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, तो ये जाके आगे ये रेज जो है दोनों इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो कहीं जाके ये मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये कहीं जाके इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां आप इमेज बना लोगे। ओके, इमेज फॉर्म कर लोगे। दिस इज द व्हाट, image formed by the concave mirror when the position of object is between F and P। Okay, sorry, it's difficult, थोड़ा गलती होगी, between F and P की बात कर रहे हैं। Okay, तो फिर से मेरे डायग्राम बनाना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F मैंने गलती से F पे रख दिया था, तो ये हो गया हमारा P, दिस इज व्हाट F।
एंड दिस वन इज एट सी। तो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो फिर से रूल अप्लाई करेंगे हम। ओके, इट इज पासिस थ्रू फोकस एफ। ओके, और यहां से जो पास होगी रे, देखिए अब इसे एक्सटेंड करेंगे हम, तो यहाँ कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेगी यहाँ, और इसे भी एक्सटेंड करना है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। तो इमेज का फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ रहेगा। और ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ जो नेचर रहेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड रहेगा। वर्चुअल एंड इरेक्टेड नेचर ऑफ इमेज रहेगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। साइज क्या रहेगा? साइज इज एनलार्ज। ओके, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में भी सारे जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उसका नेचर क्या रहता है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको समझना है तो एक चीज ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन, एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी कॉनकेव के लिए जब उसको एफ और पी के बीच में रखा जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट को अगर एफ और पी के बीच में रखते हैं, और यही पोजीशन रहेगी किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। पोजीशन मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके पोल पी के बीच में रखा जाएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो जो साइज ऑफ इमेज बनेगी वो डिमिनिश बनेगी एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस याद में रखिएगा। ओके, तो कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो भी साइज रहेगा, साइज ऑफ इमेज जो रहेगा, ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहता है, ध्यान में रखिएगा। और उसका नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्टेड ही रहता है इसके कॉन्वेक्स के लिए, ध्यान में रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट रहता है, लेकिन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन कॉनकेव मिरर में अगर बात की इस लास्ट 6 केस की, इसमें नेचर भी वर्चुअल इरेक्टेड रहेगा लाइक दिस कॉन्वेक्स, लेकिन साइज ऑफ इमेज क्या रहता है? एनलार्ज रहता है। ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो भी आपको रे डायग्राम्स बनाना एट इंफिनिटी के लिए बनाओगे तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? एट एफ मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। और सेकेंड रे डायग्राम में जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप बिटवीन इंफिनिटी टू पोल पी रखते हो तो इमेज का फॉर्म होगी बिटवीन पोल पी एंड फोकस। ओके, तो ये दो चीजें याद में रखना है। और साथ में नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करके रख लेना है। ओके, इसके बाद क्या आएगा? इसका यूजेस आएगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जो कि आपने पढ़ चुके होंगे। यूजेस इज सो सिंपल, 2-3 यूजेस है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं, अब आएगा इसमें साइन कन्वेंशन। व्हाट? साइन कन्वेंशन। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? स्पेरिकल मिरर, कॉनिकेव स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो सबसे पहले हमें पता है साइन कन्वेंशन किसके लिए यूज किया जाता है? यू वी। ओके, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फॉर इमेज डिस्टेंस, एच फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश फॉर हाइट ऑफ इमेज। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ओके, जो कि न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होते हैं। इसके अलावा रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ एफ। ओके, इन दोनों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है कॉनकेव मिरर का कभी भी नेगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस लेफ्ट साइड में रहेगा, इसलिए दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा न्यूमेरिकल्स में। और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का पोजीशन राइट साइड में रहता है, इसलिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये ऑलरेडी 2 टर्म मैंने बता चुका हूं। अब आती है ये बाकी 2 टर्म, तो उसमें से भी अगर इस दोनों की बात करें, ओके, यू और एच, ये कभी भी फिक्स रहेगा। यू कभी भी हम क्या लेंगे? यू इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव और एच इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ध्यान में रखिएगा। एच और यू का ये जो साइन है पूरे लाइट चैप्टर में, चाहे मिरर हो या लेंसेस हो,
इसका साइन चेंज आपको नहीं करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड H फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ये दोनों के साइन जो है चाहे लेंस में रहो या मिरर में रहो ये फिक्स रहता है। तो साइन कन्वेंशन को इससे आसान तरीके से और आप याद नहीं रख सकते हो, ध्यान में रखिएगा। इट्स सो इजी टू मेमोराइज, टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन, ध्यान में रखिए। अब रह क्या जाता है V और H डैश। V फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, H डैश हाइट ऑफ इमेज। तो फिर से आते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर। तो पहला जो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखिए हमें पता है कि केस नंबर 1, 2, 5 में जो नेचर रहता है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, किसका? इमेज का। तो एक चीज याद में रखना है, रियल इन्वर्टेड इमेज जब भी फॉर्म होती है, ओके, तो वहां H डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज आपको क्या लेना है, चाहे वो मिरर रहो या लेंसेस रहो, H डैश क्या लेना है? H डैश इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो केस नंबर 1 to 5 में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, इसलिए H डैश का क्या हो जाएगा? माइनस नेगेटिव। ओके, लेकिन केस नंबर 6 की बात करें, 6 केस, ओके, केस 1 to 5 एंड केस नंबर 6 में जो नेचर फॉर्म होता है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, इसके लिए इमेज वर्टिकल पोजीशन में रहता है, ऊपर की साइड पॉजिटिव एक्सिस शो करता है, तो यह H डैश क्या रहेगा? H डैश इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, दिस इज कॉमन, चाहे मिरर बोलो या लेंस बोलो, जब भी नेचर रियल इन्वर्टेड रहेगा, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज रियल इन्वर्टेड के लिए क्या रहेगा? नेगेटिव, वर्चुअल इरेक्टेड इमेज के लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब आती है बात V की, V फॉर इमेज डिस्टेंस। ओके, तो यहां मैं केस नंबर 1 to 5 लिया हूं। इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है? यहां कॉनकेव मिरर की बात करें हम, कॉनकेव मिरर में केस नंबर 1 to 5 इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है, इसलिए V क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, ध्यान में रखिएगा। केस 6 में इमेज का फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, केस नंबर 6 में, जिसमें नेचर क्या? वर्चुअल इरेक्ट है, तो राइट साइड में इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये में पॉजिटिव लेना है। तो सिंपल सा इसे इस तरीके से आप लिख के रख लीजिए, ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, प्रॉपर परफेक्ट तरीके से इसे कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल में और साइन कन्वेंशन में। तो ये था कॉनकेव की बात। अब आते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी नेचर रहता है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्टेड नेचर रहता है, तो H डैश तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन सिर्फ यह V की वैल्यू चेंज होती है। V कभी भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है, इसलिए V पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका है साइन कन्वेंशन याद में रखने का। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ हमें गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस वे से जाइए, समझाइए खुद को, ऐसे होता है, लर्न करने की जरूरत नहीं। इट्स सो इजी टू मेमोराइज ऑल साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये साइन कन्वेंशन यूज का होगे फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फॉर स्फेरिकल मिरर। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको और एक दो चीजें याद में रखना है, और वो है मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला इज गिवन एज, ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा? मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, या और एक रिलेशन याद में रखना है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रहेगा, या फिर फोकल लेंथ जो रहेगा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। ये भी रिलेशन या कंफ्यूजन और एक क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में प्लस साइन और माइनस साइन को लेके। तो ध्यान में रखिएगा मिरर फॉर्मूले में ये जो प्लस साइन रहेगा और लेंस फॉर्मूले में यहां माइनस साइन आ जाएगा। तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम
लिखते हैं फॉर्मूला तो प्लस लिखना है माइनस लिखना है ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो स्पेरिकल मिरर में हमें प्लस यूज करना है और लेंसेस में लेंसेस में यहाँ माइनस आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। टर्म्स वही रहेगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। लेंस फॉर्मूला एज वेल एज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला कोई भी एक साइन यूज ध्यान में रख लीजिए, मिरर फॉर्मूला में प्लस यूज किया जाता है तो लेंस फॉर्मूला में अपोजिट माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला। अब देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट, मैग्निफिकेशन। ओके, अभी मैग्निफिकेशन को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय m इज इक्वल टू h डैश बाय h and also equal to minus v upon u. Okay, so magnification is the ratio of height of image to height of object बोल सकते हैं, या तो माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा मैग्निफिकेशन ये फॉर्मूला है। जब h दिया है, v और u पता है तो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज रहेगा। ध्यान में रखिएगा, ये केस नंबर 3 रहेगा। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जहां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, सी पे रहता है, इमेज भी सी पे फॉर्म होती है, तो वह यू और वी की जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, और साथ में हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, तो उस केस के लिए मैग्निफिकेशन 1 रहेगा। अच्छा, और एक चीज, प्लेन मिरर में भी मैग्निफिकेशन 1 रहता है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज प्लेन मिरर में कभी भी सेम रहती है। इवन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लेन मिरर में सेम रहती है। तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की ये वैल्यू की तरह एमसीक्यू में पूछा जाता है, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब ये समझने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा लीजिए, गिवन वैल्यूज लिख लीजिए। ओके, और जो भी फाइंड आउट करने बोला है, क्या फाइंड आउट करने बोल सकता है, हो सकता है फाइंड आउट करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकता है, इमेज डिस्टेंस बोल सकता है। ओके, साथ में हो सकता है कि साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करने बोल सकता है, या तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने बोल सकता है। तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करने बोला है, चाहे कॉनकेव रहो या कॉन्वेक्स रहो, मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, h डैश बाय h से आएगा, या फिर मैग्निफिकेशन माइनस v बाय u से आएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा मैग्निफिकेशन का, तो यह आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर मैग्निफिकेशन का आंसर आपका डेसिमल में आता है, डेसिमल मतलब 0.5 ले लो या तो फिर 0.25 ले लो, इस तरीके के आंसर आते हैं, तो इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, आना चाहिए। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 0.5 का मतलब होता है हाफ, इसका मतलब ये भी होता है कि साइज ऑफ इमेज जो है हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाती है। अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0.25 आता है तो हम यहां लिखेंगे कि साइज ऑफ इमेज इज 1/4, क्योंकि 0.25 मतलब 1/4 होता है, इसका आंसर ध्यान में रखिएगा 1/4। तो साइज ऑफ इमेज इज 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट हम स्टेटमेंट के फॉर्म में यहां लिख सकते हैं, जब भी मैग्निफिकेशन का मींस पूछा गया है कि फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। ओके, तो इस तरीके से आंसर लिखना आना चाहिए, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें स्टेटमेंट जो है आपको लिखना पड़ेगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखते हैं, बताते हैं, ध्यान में रखिएगा, जब भी इमेज डिस्टेंस निकालना है आपको न्यूमेरिकल में, अगर इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे -10 सेंटीमीटर आ गई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग यहां मिस्टेक करते हैं। जब स्टेटमेंट लिखेंगे आप, तो स्टेटमेंट में आपको माइनस साइन मेंशन नहीं करना है, आप लिख सकते हो देयरफॉर द इमेज इज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो आपको स्टेटमेंट में 10 सेंटीमीटर ही मेंशन करना है, ना कि नेगेटिव साइन। तो ये चीज बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, मिरर हमने यहां कर लिया है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूर। ओके, ये सारा चीज जो भी बताया कंसेप्ट मैंने, उसका यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद आता है एक एक्सपेरिमेंट है, ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। सो इजी। ग्लास स्लैब मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ क्यूबॉइड होता है, उसके 2 फेसेस है। तो वो एक्टिविटी आपको रीड करना है,
टेक्स्ट बुक से, लेकिन उसमें फिगर जो बनेगा, ओके, फिगर बहुत अच्छी तरीके से बनाना। इस तरह से ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट होगा। इसका टॉप मोस्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ओके, ध्यान में रखिए। अब ये जो टॉपिक है काय में आएगा, रिफ्रैक्शन में आएगा, ध्यान में रखिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट आता है। तो पहले ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट पहले बता देता हूं, उसके बाद लॉज और ये सब चीज देखेंगे हम। तो ये टॉप मोस्ट सरफेस रहेगा इसका ग्लास स्लैब का। यहाँ ऊपर वाले सरफेस पे जब लाइट फॉल होगी तो यहाँ एक हम नॉर्मल बना लेते हैं, ओके, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यही जो रिफ्रैक्टेड रहेगी इस नीचे वाले सरफेस के लिए वो इंसिडेंट रे हो जाएगी। दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस, and this is refracted ray for this surface, but for this second surface this incident ray यहाँ क्या हो जाएगी, सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये इमर्ज आउट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ जो रे निकल रही है ग्लास स्लैब के बाहर इनटू द एयर, इसे इमर्जेंट रे कहा जाता है, ओके। तो ध्यान में रखिएगा ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में इसी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एन और एम जो है नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम बोल सकते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। अब देखिए ये रिफ्रैक्शन का पार्ट हो गया। तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स जो है, बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स है, एयर, वैक्यूम, वाटर, ओके, ग्लास, टर्पेंटाइन, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स है जिसमें से रिफ्रैक्शन होता है। डायमंड भी है, इस डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो भी चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, आपने ये फिगर बनाना, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है। एक्टिविटी एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो है किसी मीडियम से आर पार हो जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, मान लेते हैं ग्लास, दिस इज इंसिडेंट रे, ओके, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, okay, this is incident ray, this one is refracted ray, and this one is what, normal at a point of incidence। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है मान लेते हैं ग्लास है, ओके, दिस इज ग्लास। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lies in the same plane, okay, this is the first law of refraction, okay। second law of refraction जो है, it's very interesting and important। second law क्या कहता है, second law of refraction क्या कहता है कि sin of angle of incidence to sin of angle of refraction, okay, ध्यान में रखिएगा, this is called as angle of incidence, this is called as angle of refraction। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर लेते हैं तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। दोनों का रेशियो कभी भी कांस्टेंट रहेगा फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद में रखिएगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम, ओके। गिवन मीडियम जो भी रहेगा, मान लेते हैं ये एक मीडियम है एयर, ये एक मीडियम है एयर है, एयर से ये ग्लास है, ओके, ग्लास है, ओके, जैसे यहाँ बोला ये, ओके, ये ग्लास से ट्रांसफर हो रही है, या तो इसे ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ओके, या तो फिर सिंपल सा उसका टॉप मोस्ट सरफेस की बात करते हैं, ये प्लेन ग्लास है, ओके, जिसका थिकनेस इतना है। तो जब भी लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। ये एयर मीडियम है, यहाँ ये इंटरफेस कहते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरफेस, ओके, जहां दो मीडियम मिलते हैं उसे पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडियम कहा जाता है, ओके। तो जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करेगी मतलब ये पूरा ग्लास है, ओके, इस ग्लास के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान में रखिएगा। ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया। एयर से जब लाइट रे ग्लास में एंटर करेगी तो यहां हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है। सो इंसिडेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब ये बेंडिंग क्यों होती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान में रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर या वैक्यूम में हम लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, लेकिन उसका यूज यहां में है नहीं फिलहाल। तो जब भी एयर से, वैक्यूम से ग्लास किसी और मीडियम में एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स द व्हाट? एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, एयर टू टर्पेंटाइन, तो वो थोड़ा अपना डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर लेती है, ओके, ड्यू टू द डिफरेंस इन द मीडियम एयर टू ग्लास। तो इस मीडियम के डिफरेंस की वजह से लाइट रे का पाथ थोड़ा बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। व्हाई? क्योंकि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, रेयरर हल्का मीडियम है, और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, थोड़ा थिकर मीडियम है। तो जो लाइट की स्पीड एयर में रहेगी, ग्लास में एंटर करते ही उसका स्पीड जो है डिक्रीज हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, कम होने की वजह से ये लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, थोड़ा सा बेंड कर देती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यह हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर upon speed of light in given medium, okay, given medium या ग्लास लिया तो ग्लास लिख सकते हैं, इन ग्लास, ओके। ये एयर जो है, स्पीड ऑफ लाइट एयर का c ले लेते हैं और ग्लास का v ले लेते हैं। अब देखिए यहां में लिखेंगे कैसे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया, ध्यान में रखिएगा। Refractive index of second medium with respect to 1 is the ratio of speed of light in air to the speed of light in given medium. Okay, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। This is the formula for the refractive index. तो एक चीज आपको नोट डाउन करना है, जो भी डिनोमिनेटर में अदर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ओके। इसी को when one of the medium is air, जो भी दो मीडियम दिया रहेगा, जैसे यहाँ एयर टू ग्लास दिया है, तो इफ वन ऑफ द मीडियम इज एयर, ओके, दोनों में से एक मीडियम अगर एयर है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। ये भी डेफिनेशन आपको याद में रखना है। कब? जब वन ऑफ द मीडियम इज एयर अगर बोला गया है तब, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आएगी लेंस की बारी, ओके। लेंसेस की बात करेंगे हम, ओके। लेंस, ओके, लेंस की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ओके। कॉनकेव फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड है कॉनकेव लेंस, ओके। अभी कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है, इट इज थिकर एट द मिडल, और ये जो रहता है थिनर एट द मिडल, ओके। तो ये डिफरेंस याद में रखिएगा, ओके। और चीज, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में दो फोकस रहते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं, लेकिन एक ही हमें यूज करना है 10th क्लास में, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी हम लेफ्ट साइड में लेंगे, जो कि साइन कन्वेंशन फॉर मिरर बता चुका हो। यू और एच उसका साइन चेंज रहेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, मिरर या लेंस कुछ भी। तो यू और जो एच है हमारा सेम रहेगा। यह जो इमेजिनरी लाइन है, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये लाइन याद में रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज एपर्चर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एपर्चर क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज एपर्चर? इट इज द डायमीटर ऑफ लेंस। व्हाट? एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ लेंस। 1 मार्क के लिए कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में ऐड हो सकता है। तो एपर्चर क्या होता है? इट इज द डायमीटर ऑफ द लेंस, इज कॉल्ड एज द एपर्चर। तो ये इमेजिनरी लाइन यहाँ से जो पास हो रही है, यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर यहाँ मिडल में लेना है, ना कि इधर या उधर लेना है। यहाँ भी इमेजिनरी, ये एपर्चर होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो जाएगा। अब आती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बारी। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में यहां हम लेंगे F1
फोकस, एंड ये जो 2f1 रहेगा इट इज डिस्टेंस, इससे डबल हो जाएगा ये, मतलब f1 इज द मिड पॉइंट ऑफ 2f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से लेके यहां तक जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस 2f2 को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लेंस में 2f2 या तो 2f1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज व्हाट सेकेंड अनदर फोकस, दिस इज अनदर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज ध्यान में रखना है, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस रहेगा वो f2 रहता है, दिस इज f2 इज द फोकस, ध्यान में रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस क्या रहेगा, f2, और कॉनकेव में जो फोकस रहेगा वो f1 रहेगा, ध्यान में रखिएगा, f1, ओके। कॉनकेव में फोकस क्या रहेगा, f1, कॉन्वेक्स में फोकस क्या रहेगा, f2। फिर से एक बार, कॉनकेव में फोकस क्या रहेगा, f1, ओके। तो यहाँ राइट साइड में फोकस है, इधर लेफ्ट साइड में फोकस है, तो यह फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ स्मॉल f, ओके। यह फोकल लेंथ क्या होगी, ये स्मॉल f हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से साइन कन्वेंशन के बारे में मैं सोच रहा हूं बता दे, क्योंकि यह फोकस राइट साइड में है तो फोकल लेंथ भी राइट साइड में है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो लेंगे हम न्यूमेरिकल के लिए वो पॉजिटिव लेंगे। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये भी पॉजिटिव लेंगे। और यह फोकल लेंथ और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, तो एफ यहाँ नेगेटिव रहेगा, आर यहाँ नेगेटिव रहेगा। ये दो चीजें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ओके। साइन कन्वेंशन सिर्फ आर और फोकल लेंथ के लिए मैंने यहाँ बताया है, आगे चल के रिमेनिंग साइन कन्वेंशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दो चीजें अच्छी तरीके से यही समझ लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल में जब भी इसका यूज आएगा तो उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट रूल्स। अब हम रे डायग्राम की इधर चल रहे हैं, रे डायग्राम्स फॉर लेंसेस, ओके। अब रे डायग्राम्स में भी रूल्स है, रे डायग्राम बनाने के लिए हमें रूल याद में रखना पड़ेगा, तो दो ही रूल याद में रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में जब भी रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट, ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, कभी भी रिफ्रैक्शन जो होगा इस अपर्चर के पास से होगा, इस लाइन से, ध्यान में रखिएगा। दिस इज व्हाट f1, this is what 2f1, okay, this is what f2 and this is what 2f2। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि whatever be the ray coming from the object parallel to the principal axis, after refraction it is passes through the principal focus, okay। तो ये रूल नंबर 1 है टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉनकेव के लिए अगर ये रूल लिखा जाए, दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एपर्चर, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस इज व्हाट f1, दिस इज 2f1, दिस इज व्हाट f2 एंड दिस वन इज 2f2, ओके। और रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, सॉरी यहाँ फिर से कॉनकेव कॉन्वेक्स से ड्रॉ कर दिया मैंने, तो कॉनकेव की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट कॉनकेव लेंस, ओके। कॉनकेव लेंस की बात करें, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और रे ऑफ लाइट कमिंग from the object, okay, it diverge इस डायरेक्शन में हो जाएगा, it appear to come from focus, okay। तो ये रूल नंबर 1 फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इट इज लाइक अ फाइनल प्रिपरेशन है आप बच्चों का, तो इसे भूलना नहीं है। तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, ध्यान में रखिएगा। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमें याद में रखना, इसी फिगर के लिए बना लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट से, ओके, रे ऑफ लाइट आ रही है और वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ओके। यहाँ भी सेम वैसे ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है, इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो 3 बता दिया मैंने, पहले ही 1 बताया, 3 बता दिया। रूल नंबर 2 क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, अगर फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ओके। होप सो कि रूल्स आपको समझ में आ चुका होगा, बुक में भी आप एक बार देख सकते हो, सेम रूल दिए हैं। अब आती है रे डायग्राम्स की बारी, ओके। जैसी हमने मिरर में रे डायग्राम से कहा था, यहां भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए टोटल हमें 6 केसेस दिखना है, 1 to 6, ओके। केस नंबर 1 to 6। केस नंबर 1 में क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो हम सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 1।
ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया एपर्चर। ओके, ध्यान में रखिएगा। दिस इज व्हाट इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ F1 रहेगा, यहाँ 2F1 रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट F2 एंड दिस इज व्हाट 2F2। अब रे डायग्राम बनाते वक्त सबसे मेन प्रिकॉशन क्या लेना है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस F1 का डिस्टेंस रहेगा, फोकस F2 का, ये सारे डिस्टेंसेस सेम लेना है। ये एग्जैक्टली डबल रहेगा तो ये भी डबल रहेगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। या तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंसेस ले लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में फिर से हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले आएगा एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस क्या है इसमें, फर्स्ट केस इज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा। जो भी रेज आएगी, रेज जो भी आएगी, ओके, इट इज आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस रहेगा। जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस F2 पे होगी, फोकस F2 पे। फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, तो वो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्म एट F2 लिखना है। अब बच्चों को ध्यान में रखिएगा, साइज क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सो these are the 4 points you have to write for all the ray diagram: position of object, position of image, size of image and nature. Okay, तो इस तरीके से आपको लिखना है। सेकंड क्या होगा, सेकंड इज बियॉन्ड 2F1। ओके, अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2F1 रख लेते हैं, यहाँ पीछे में रख लेते हैं। ओके, तो पीछे में रखने की वजह से हम क्या होगा, उसमें फिर से रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, हो गई पास, रे भी बना लिया हमने, डायरेक्शन शो कर दिया। रूल नंबर 3 क्या कहता है, मोस्टली रूल नंबर 3 यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। और यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तो एक वर्टिकल लाइन बनाना है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज व्हाट A डैश B डैश इज द इमेज, इमेज का साइज मिल जाएगा। दिस इज व्हाट AB इज द ऑब्जेक्ट, AB इज ऑब्जेक्ट, A डैश B डैश इज ऑब्जेक्ट। तो जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू F1, बियॉन्ड टू F1 रहेगा, पीछे में 2F1 की इमेज का फॉर्म होगी बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में फॉर्म होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट थर्ड केस में क्या है, ये सेकंड केस था B, और थर्ड केस में क्या लिखेंगे, केस नंबर 3, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बिटवीन, सॉरी नॉट बिटवीन, एट 2F1 रहेगा, एट 2F1। फर्स्ट केस पे इंफिनिटी, सेकंड केस पे बियॉन्ड 2F1, थर्ड केस में एट 2F1। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, लाइक केस नंबर 3 इन केस ऑफ कॉनिकेव मिरर। ओके, तो यह कॉन्वेक्स लेंस में अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1 पे रहेगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट 2F2 फॉर्म होगी। आप बना के देख सकते हैं। साइज ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वही साइज ऑफ इमेज रहेगा। नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बिकॉज दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ओके, तो हमें पोजीशन बताना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा। सो इसके लिए हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, 2F1 पे लेना है, तभी जाके इमेज जो फॉर्म होगी 2F2 पे फॉर्म होगी। और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा। इवन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सेम रहेगा एट 2F1। ये इसका फिगर है, इसका फिगर मैंने बताया नहीं, आपको ओरली बता रहा हूं कि जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2F1 पे रहेगा तो इमेज 2F2 पे बनेगा। क्लियर। और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, ये थर्ड केस की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट केस नंबर 4D, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रहेगा। ओके, अभी हमने रखा 2F2 पे, तो यहां रहेगा अभी बिटवीन
2f1 एंड f1, ओके। 2f1 और f1 के बीच में रहेगा, तो यह आपको सिंपल याद में रखना है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस आएगा, इमेज दूर भागेगी लेंस से, ओके। तो इसके पहले वाले केस में 2f1 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, इमेज 2f2 पे फॉर्म हो रही थी। अब इस केस नंबर 4 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 और पास में आ गया ऑब्जेक्ट लेंस के, तो वहां इमेज क्या होगी, बियॉन्ड 2f1 हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, बियॉन्ड 2f1। यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज, तो ध्यान में रखिएगा, इमेज इज बियॉन्ड 2f1 रहेगी। तो ये अच्छे से समझ लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। और जैसे ये 2f1 ऑब्जेक्ट जब 2f1 क्रॉस कर लेता है टुवर्ड्स द लेंस, तो साइज ऑफ इमेज जो है एनलार्ज रहेगी, मींस लार्जर देन ऑब्जेक्ट अभी फॉर्म होते जाएगी। ध्यान में रखिएगा। तो ये था केस नंबर डी, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2f1 एंड f1 के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड 2f2 फॉर्म होगी। फिर से उसका नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, ओके। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट f1, ओके। एट f1 जब पोजीशन फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इट इज जस्ट अपोजिट टू केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा था। या केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो रूल अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज केस नंबर 6, इसे ड्रॉ करेंगे हम। केस नंबर 6 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ओके, केस नंबर 6 की बात करें तो यहां हमें ध्यान में रखना है केस नंबर 1 to 5 में नेचर क्या रहता है, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का, ओके। नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड रहता है केस नंबर 1 to 5। और केस नंबर 6 की अगर बात करें तो नेचर क्या आएगा, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी केस नंबर 6। तो केस नंबर 6 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां लिया जाएगा, फिर से क्लोज टू लेंस हो जाएगा। नाउ ऑब्जेक्ट बी प्लेस बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका रे डायग्राम हम बना लेते हैं, ध्यान में रखिएगा किस तरीके से बनेगा। दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एपर्चर, ओके। ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज f1 इज द फोकस। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि हमारा क्लियर इमेज, क्लियर फिगर बन सके। दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज व्हाट f2 एंड दिस इज 2f2, ओके। तो यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी यहाँ प्लेस करोगे तो इसका साइज थोड़ा छोटा लेना बच्चों को, ध्यान में रखिएगा, ताकि क्लियर रे डायग्राम बन सके, ओके। तो यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फिर से रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस, पास हो गई, ठीक है, बना लिया है। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ओके, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब इसे बैकवर्ड अगर एक्सटेंड कर लेते हैं दोनों रे को, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो यहां से वर्टिकल हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वही रहेगा इमेज का पोजीशन और साइज भी इससे डिसाइड होगा। तो यह इस केस नंबर 6 में आपको याद में रखना है, जो इमेज फॉर्म होगी इट इज एनलार्ज और लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहती है केस नंबर 6 में। इसमें जो नेचर रहेगा वर्चुअल इरेक्टेड, ऊपर की तरफ फॉर्म होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऊपर की तरफ फॉर्म होगी। तो इसे बनाकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और 4 पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोजीशन ऑफ इमेज on the same side of the object, size of image larger than object and nature is virtual and erected। इस तरीके से 6 के साथ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसी को हमें कंपेयर करना है कॉन्केव लेंस के साथ। कॉन्केव लेंस में जो भी इमेजेस फॉर्म होती है उनका नेचर जो है वर्चुअल और इरेक्टेड ही रहता है, ध्यान में रखें, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होती है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, ओके। और इसमें डिफरेंस क्या है इस 6 केस में और कॉन्केव लेंस में? कॉन्केव लेंस में सारे
इमेजेस वर्चुअल इरेक्टेड रहेगा, लेकिन इसमें भी वर्चुअल इरेक्टेड इमेज फॉर्म हो रही। केस नंबर 6 कॉन्वेक्स लेंस। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, इसमें एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी और इसमें कॉन्केव लेंस में जो भी साइज ऑफ इमेज रहेगा इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, ये डिफरेंस आपको यहाँ ध्यान में रखना है, नोट डाउन करके रखना है। तो कॉन्केव लेंस की जो भी रे डायग्राम से ट्राई जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड रे डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में जानकारी आप बच्चों के लिए, और डिफरेंसेस होप्सो की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट इसमें, अब यहां हमें साइन कन्वेंशन साथ में लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। मिरर में जैसे मैंने कहा था वैसे यहां भी आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूं, U जो है नेगेटिव लेंगे, H इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मिरर रहो लेंस रहो, U और V आपको नोट डाउन करके रखना है। इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म और R और F भी ऑलरेडी बता चुका हूं लेंस में, R F। ओके, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकल लेंथ। ओके, कॉन्वेक्स लेंस कॉनिकेव लेंस में बता चुका हूं। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस राइट साइड में रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में रहता है। तो फिर से एक बार, कॉन्वेक्स के लिए ये जो रहेगा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों नेगेटिव रहते हैं, और कॉनकेव के लिए ये दोनों का पोजीशन लेफ्ट साइड में रहता है, सॉरी ये पॉजिटिव रहेगी और ये लेफ्ट साइड में रहता है तो नेगेटिव रहेगी, ध्यान में रखिएगा। कॉन्वेक्स के लिए ये R और F राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव लेना है न्यूमेरिकल में, और कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेना है क्योंकि दोनों का पोजीशन लेफ्ट साइड में रहता है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आते हैं, तो ये दो चार टर्म तो हमने क्लियर कर लिया। अब रह जाएगा हमारे पास V एंड H डैश, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? तो कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, केस नंबर 1 to 5 की बात करते हैं, जिसमें नेचर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और ये जो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी हमारी राइट साइड में फॉर्म हो रही थी। ओके, बिहाइंड द लेंस जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही है। और नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, मतलब मैंने पहले ही कह चुका हूं कि रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए V क्या रहेगा, कभी भी नेगेटिव रहेगा, अभी मिरर के पार्ट में बता चुका हूं। ओके, सॉरी, V इज नॉट नेगेटिव, H डैश नेगेटिव रहेगा, ये चीज मैंने कहा था। H डैश हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेंगे रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, चाहे वो मिरर रहो लेंस रहो। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। और वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज के लिए H डैश जो रहेगा कभी भी पॉजिटिव लिया जाएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस में केस नंबर 1 to 5 में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, राइट साइड में फॉर्म होती है, तो V क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, V इज पॉजिटिव। ओके, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, ये जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में होगी, तो V इज इक्वल टू नेगेटिव लिया जाएगा। थोड़ा ध्यान देके समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, खुद को समझाइए, खुद को समझाइए। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में केस नंबर 1 to 5 में सारे रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं, बिहाइंड द लेंस मतलब राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है, तो राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, रियल इन्वर्टेड इमेज है तो H डैश नेगेटिव लिया जाएगा। ओके, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, किसके लिए फॉर्म होती है, केस नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, केस 6। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ H डैश पॉजिटिव और V क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये खुद को समझा लीजिए अच्छी तरीके से ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब आती है बारी कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, सारी इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्टेड ही रहती है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? कॉन्केव लेंस में ये दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्चुअल इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी, ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां भी देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है,
तो ये साइन कन्वेंशन आपको इसी हिसाब से कॉनकेव लेंस में भी याद में रखना है। ओके, तो किस तरीके से इमेज कहाँ फॉर्म होती है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कॉनकेव लेंस में जो हाइट रहेगी इमेज की वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहती है, ठीक है, और सारी इमेजेस वर्चुअल इरेक्टेड ही रहती है। तो ये साइन कन्वेंशन फिर से आपको ध्यान में रखना है, ओके, कॉनकेव के लिए। होप सो कि ये सब चीज समझ में आ चुका होगा आप बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा लेंस फॉर्मूला। जैसे कि मैंने बताया था आपको लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में प्लस साइन याद में रखना है, लेंस फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला हम लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है, इट इज h डैश बाय h इज इक्वल टू v/u। मिरर के लिए सॉरी लेंसेस के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, लेंसेस के लिए ये पॉजिटिव रहता है ये फॉर्मूला, और मिरर के लिए हम माइनस साइन आ जाता है। ये भी डिफरेंस आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। अब जितने भी साइन कन्वेंशन दिए उसमें उस साइन कन्वेंशन को आप न्यूमेरिकल में अप्लाई कीजिए, ओके, प्लस माइनस साइन के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए, न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से आपको आंसर लिखना आ जाएगा। होप सो ये समझ में आया होगा। सो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। ओके, इट्स सो इजी। ओके, पावर ऑफ लेंस का जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, या तो डेफिनेशन क्या होता है पावर ऑफ लेंस का, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लेंस। कन्वर्जेंट बोला है तो कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जेंट बोला है तो कॉनकेव लेंस। इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ लेंस। ओके, तो पावर ऑफ लेंस को हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, P इज इक्वल टू 1/f। ओके, इसको इस फॉर्म में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, तो यह फोकल लेंथ जो रहेगा उसका जो यूनिट रहेगा मीटर में रहेगा। ओके, ध्यान में रखिए, फोकल लेंथ काय में लेंगे हम, मीटर में। इसके बाद का जो डेफिनेशन आता है 1D, डिफाइंड 1D, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, किसी भी लेंस का पावर 1D, D फॉर डायप्टर कब रहता है, ओके, D फॉर डायप्टर कब रहता है, द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 diopter when its focal length is 1 मीटर। तो ठीक है, तो यह ध्यान में रखना 1D कब रहता है, when focal length is 1 मीटर, then the power of lens is said to be 1 diopter। तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, डायप्टर है। 1D का मतलब क्या होता है, when the focal length of a lens is 1 मीटर then the power is 1 diopter हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, रिकॉल करना है, सारी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय।